नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग जैसा कि पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनवायरनमेंट का जो टर्मिनोलॉजी शब्द होता है इसके हम लोग समझेंगे, इसकी जो शब्दावलियाँ होती है जो महत्वपूर्ण होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस श्रृंखला में हम लोग कल बात कर लिए थे, किसके बारे में बात किए थे हम लोग, अपक्षरण के बारे में बात किए थे। जिसके बाद मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग बात करेंगे आगे अपरदन के बारे में। अपरदन यानी इरोजन के बारे में आज हम लोग न बात करते हुए आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, पौधघर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आप समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल। अपरदन आप समझ सकते हैं कि क्या होता है जब कंटिन्यूटी के साथ कभी क्या हो जाए, कटाव होने लगे, यानी क्या होने लगे, वो बहने लगे। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है और यहाँ से कोई नदी आ रही है और ये इस पहाड़ को क्या रही है, काट रही है, अपने साथ कुछ कुछ इसके टुकड़े, कुछ कंकड़ पत्थर ले आकर कहीं पर डिपोजिट कर दी, ठीक, डिपोजिट कर दी। जब कहीं पर डिपोजिट कर दी तो ये नदी क्या होती है, कहीं कहीं पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और यहाँ पे एक अलग सी क्या बन जाती है, भू आकृति बन जाती है। यहाँ पे कोई एक अलग भू आकृति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसको भी एक प्रकार से अपरदन कह देते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पे हरित गृह प्रभाव को समझिए। क्या है हरित गृह प्रभाव? प्रभाव क्या है ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, आप समझिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लगेगा, ठीक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? वायुमंडल जनित सूर्यताप प्रभाव जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। सौर विकिरण की लघु तरंगें वायुमंडल को सुगमता पूर्वक पार करके पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पृथ्वी से होने वाला ताप का परावर्तन दीर्घ तरंगों द्वारा होता है जो वायुमंडल में उपस्थित बादलों, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों आदि के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक, मान लीजिए ये हमारी क्या है, सर्कल नहीं बना रहा है, तो ये मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक। और ये मान लीजिए कौन है, सूर्यदेव है। आप कहेंगे कि सूर्य इनसे छोटे नहीं है, हम लोग समझने के लिए बस केवल कर लेते हैं, ठीक। क्या है ये, सूर्यदेव है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो तरंगे आती हैं, कहाँ से, पृथ्वी से जो तरंगे आती हैं ये हमारा जो है क्या, मान लीजिए ये वायुमंडल है, ठीक, ये क्या है, वायुमंडल है। एक प्रकार से कहा जाता है ये एक लेयर है एक प्रकार से, ठीक। जब ये सूर्य से किरणें आती हैं, यानी सौर विकिरण जब आती हैं, सूर्य की विकिरण जो आती हैं, जो किरण आती हैं, जो हम लोग बात किए थे, सूर्य की किरण को ही हम क्या बोल देते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। ये जब आती हैं तो ये लघु तरंग होती हैं। क्या होती है, लघु तरंग। क्या होती हैं, लघु तरंग होती हैं। और लघु तरंग के लिए हमारा जो वायुमंडल का जो लेयर है, ये हमारा जो वायुमंडल का लेयर है, इसके लिए क्या है, पारगम्य है, यानी कि इसमें से ये क्या कर सकती है, आ सकती है, ठीक। लेकिन अब बात क्या हो जाता है कि जैसे ये यहाँ पे आती है फिर उसके बाद ये यहाँ से क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब हम लोग बात किए थे पिछले ही वीडियो में, क्या होता है परावर्तन होना। जैसे ये निकलना चाहेगी यहाँ से तो क्या होता है इसके साथ, इसके साथ ये होता है कि ये जो लघु तरंग थी आई यहाँ पर, अब ये क्या हो गई, ये कौन सी तरंग हो गई, दीर्घ तरंग हो गई, ठीक। अभी मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ये दीर्घ तरंग हो गई, कौन, यहाँ पर जो आई थी पहले तरंग, जो आई थी कौन सी, जो किरण आई थी, ये किरण कैसी थी, इसका क्या था तरंग दैर्घ्य, लघु था, यानी ये क्या थी, लघु तरंग थी। लेकिन अब ये जैसे ही परावर्तित होकर के वायुमंडल की तरफ जाती है तो ये क्या हो गई, दीर्घ तरंग में क्या हो गई, ये परिवर्तित हो गई। किस में हो गई, दीर्घ तरंग में परिवर्तित हो गई। अब इससे क्या होगा, अब ये जो वायुमंडल का हमारा लेयर है, इसमें जो गैसेस पाई जाती है, जो जलवाष्प पाई जाती हैं, ये इसके लिए पारगम्य नहीं है, यानी कि इनको जाने नहीं देती हैं, इनको यहीं पर रोक लेती हैं। कहते हैं आप यहाँ पे क्या करिए, विश्राम करिए, रुकिए, हमारे साथ खेलिए कूदिए, आप यहीं पर रहिए, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें आने दिया जा रहा है कि हाँ आप आइए, इंटर करिए। लेकिन जैसे ही इनका क्या है, इनका व्यवहार बदला, इनकी चरित्र बदले, तो इनको क्या कर दिया गया, यहीं पर रोक लिया गया। अब इनको यहाँ पर रोकने के कारण क्या होता है, जो यहाँ की गैसेज होती हैं, जो भी यहाँ की गैसेज होती है, जिसमें प्रमुख रूप से CO2 को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि ये होती नहीं गर्म है,
कहते हैं कि इसके कारण ही हमारा वायुमंडल का या फिर हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, अपितु ऐसा होता नहीं। इसका केवल नेचर ही क्या होता है, सोखने का, यानी कि क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। कोई भी गैस आती है, कोई भी टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर को मैक्सिमम यही सोख लेती है, जिसके कारण ही ये गैस क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर बना रहता है। और कभी कभी ये हो जाता है कि इससे अधिक हो जाता है टेम्परेचर, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी सहन से बाहर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग समझे होंगे कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहे हैं, जो सूर्य से किरण आ रही है, तो किरण क्या है, ये लघु तरंग में है। जैसे ये पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी से जैसे ही परावर्तित होकर के ये जाना चाहती है, तो ये परावर्तित होने से पहले क्या होती है, यहाँ पर ये दीर्घ तरंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये दीर्घ तरंग जो होती है हमारे वायुमंडल के लिए ये क्या है, ये हमारे वायुमंडल से ये बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण ये वायुमंडल में ही घूमती रह जाती है, जिसके कारण उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बना रहता है, बढ़ा रहता है, कम नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है। एक तो हमने ये देखा कि कैसे इसकी टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रही है, कौन सी गैस कर रही है मैक्सिमम, इसको जो कहा जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसको CO2 को कहा जाता है। जो कि CO2 ऐसा होता नहीं है, बस केवल ये क्या करता है, उस टेम्परेचर को ये सोख लेता है, या फिर कहा जाए उसको शोषित कर लेता है, शोषण कर लेता है उसका एक प्रकार से। ठीक, क्या कर लेता है, उसे अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और कोई बात नहीं होती इसमें। और उसके बाद क्या है कि अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये टेम्परेचर न बढ़े तो क्या होगा। मान लीजिए, आप इमेजिन करिए कि यहाँ से लघु तरंग आई, ठीक, और यहाँ पर भी दीर्घ तरंग नहीं हुई। हम लोग समझने के लिए कह रहे हैं, दीर्घ तरंग नहीं हुई, और पूरी की पूरी जितनी भी आई थी यहाँ पे तरंगे, सब क्या हो गई, वायुमंडल से बाहर चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर जो होगा, यानी जो तापमान होगा, आप यकीन कर सकते हैं क्या होगा, दिन में जितनी तेजी से तापमान हमारी पृथ्वी का क्या होता है, बढ़ता है, जैसे ही दिन ढलता है, यानी कि जब शाम स्टार्ट हो जाती है, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार ही क्या करती है, अपनी पूरी एनर्जी को ये रिलीज करने लगती है, अपनी पूरी के पूरी टेम्परेचर क्या करने लगती है, छोड़ने लगती है। आप ऐसा महसूस करते होंगे जब गर्मियों का दिन होता है कि दिन भर गर्मी तो रहती है, लेकिन जब जैसे ही शाम होता है, तो आप जब कभी भी ऐसा फील करते होंगे, जब आप सड़क पे कहीं घूम रहे हो, कहीं रोड पे घूम रहे हो, तो आप उस समय ये पाते हैं कि शाम के टाइम जैसे लगता है कि क्या हो रहा है, रोड से कुछ हीट निकल रहा है, कुछ टेम्परेचर निकल रहा है, कुछ ताप निकल रहा है। ये वही वजह होती है। और आप ठंडी में भी ऐसा पाते होंगे, विंटर सीजन में भी पाते होंगे, जब रात का सीज़न आता है, जब आप रात में निकलते हैं बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे ये जो अर्थ है, यानी कि जो भूमि है, जो रोड है, जो आप जहाँ पर सरफेस पे खड़े हैं, वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जितना दिन भर में जितना ये एनर्जी, यानी कि जितनी ये ऊर्जा ली थी पृथ्वी, सूर्य से, ये पृथ्वी उतनी ही क्या करने लगती है, जब ये क्या कर जाते हैं, ये चले जाते हैं आराम करने के लिए, तो ये क्या करने लगती है, अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि अगर पूरी की पूरी आई तरंग, पूरी की पूरी तरंग आई जितनी भी थी लघु तरंग में, और यहाँ दीर्घ तरंग हम लोग समझते हैं कि दीर्घ तरंग में न परिवर्तित होकर के लघु तरंग में ही होकर के ये बाहर निकल गई, तो हमारी जो पृथ्वी पर जो जीव जंतुएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या होंगे, क्या वो जीवित रह पाएंगे? हरगिज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर होना आवश्यक है। टेम्परेचर अगर नहीं होंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मरुस्थल हो जाएंगे। यहाँ पर जनजीवन ही क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा हरित गृह प्रभाव। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आप यूरोप के संदर्भ में देखेंगे कि यूरोप में क्या होता था कि जब कोई फसल लगाया जाता था तो उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए खेती किया गया है, तो उसके ऊपर एक क्या कर दिया जाता था, ग्लास का एक कवर लगा दिया जाता था। क्यों लगा दिया जाता था? ताकि इसका जो टेम्परेचर वो बाहर न जाने पाए। जैसे ही टेम्परेचर बाहर चला जाता था तो ये जो यहाँ पे पौधे लगाए जाते थे, ये क्या हो जाते थे, ये मुरझा जाते थे। इस कारण से यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, शीशे का कवर लगा दिया गया ताकि इसका टेम्परेचर बना रहे, जिसके कारण क्या होता है, ये पौधा वहाँ पे जीवित रह पाता है, अपना विकास कर पाता है। यही कारण है कि हमारे लिए ग्रीन प्रभाव जो है, यानी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक लिमिट
मात्रा होना चाहिए। अगर इसका अगर दर बढ़ जाएगा, अगर इसी का दर बढ़ जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही अगर इसके दर में बढ़ोतरी हो जाती, उसी को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी की दर में अगर बढ़ोतरी हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। अगर आप हरित गृह प्रभाव को समझ गए हैं तो इसमें जो दर, इसके दर में जो बढ़ोतरी हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, वैश्विक तापन जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही मैंने इस सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, मैं आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।